गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के सभी बच्चे जो भी इस समय लाइव हों वो प्लीज़ अपने नाम कमेंट करें। क्लास 12 सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 12 सभी बच्चों की पढ़ाई मुझे लग रहा है कि सही चल रही होगी। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। छोटा तो नहीं कहेंगे, हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि इस चैप्टर में आप जल्दी नंबर गेन कर सकते हो। तो सभी बच्चे नियमित तरीके से, रेगुलरिटी से इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। और उम्मीद है कि पढ़ ही रहे होगे। ठीक है, जो भी बच्चे अभी रेगुलर नहीं हैं वो जल्दी रेगुलर हो जाएंगे। आप सभी को मैंने कहा था कि कल सभी बच्चे एक बार ज़रूर मिलें, जिससे थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया जा सके। एक बार उनको प्रॉपर तरीके से उनकी काउंसलिंग की जा सके। इफ़ पॉसिबल, यदि संभव हो तो कोशिश करिएगा कि सभी बच्चे 10 बजे के अराउंड मिलें, तो थोड़ा सा एक एनर्जी उनको रिक्रिएट की जा सकती है। ठीक है, कोशिश कर सकता हूँ आपको एक बार फिर से एनर्जी आपको मिल जाए, आपकी पढ़ाई रेगुलरिटी से चलने लगे। तो कोशिश करिएगा 10 बजे की, बाकी चॉइस आपकी है। जब आपको आना है तब आप मिल सकते हैं, बट शायद तब प्रॉपर टाइम न दे पाऊँ। हाँ, मगर एक फिक्स टाइम रहेगा तो शायद आप सभी बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँगा। ओके बच्चों, देखो आज हम जिस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था, जिस तरह हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था, ठीक वैसा ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा है जब किसी रासायनिक या जब किसी रासायनिक मत देखो, जब किसी अभिक्रिया लिखते हो तो जब किसी अभिक्रिया का वेग, देखो इसको मैं परिभाषा अभी लिख दूंगा, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, आई थिंक उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण मैंने लिया A इक्वल्स टू प्रोडक्ट है। यदि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यदि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग, या कहें तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती हो जाएगा A की पावर 1। ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसी के आधार पर हम परिभाषा लिख रहे हैं। जब किसी अभिक्रिया का वेग, जब किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, जब किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की
सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह है हमारी इसकी परिभाषा। सभी बच्चे ध्यान से समझें। बिल्कुल जिस पैटर्न पर हमने ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक उसी पैटर्न पर हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए मैं लाउडनेस के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे ध्यान से समझें। हम लोगों ने जिस तरह से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक वैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने सबसे पहले सीखना है परिभाषा। परिभाषा याद करना बड़ा सरल है। आप ऐसे एक जनरल एग्जाम्पल लिख लो। ये मान लिया कोई रिएक्शन है, ये कोई फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता की प्रथम घात के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। बस इसी को उठाकर भाषा के रूप में लिख दो कि जब किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो उस अभिक्रिया को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा हमारी हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में। अब इसके कुछ एक उदाहरण हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल एग्जाम्पल है, मैं इसके कुछ मेन उदाहरण को लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला उदाहरण आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, NH4NO2। इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट। यदि हम इसको गर्म करें तो हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है, 2 मोल्स ऑफ H2O बनता है। इस अभिक्रिया के लिए भी जो हमारा अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है जिसको हम लिखते हैं R, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू NH4NO2 की पावर 1 होता है। या फिर इसी को लिख सकते हैं अथवा करके R बराबर K इंटू NH4NO2 की पावर 1। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। मतलब प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है। तो देखो ये हमारा एक उदाहरण है जो कि प्रथम कोटि का है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये उदाहरण आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये फेमस एग्जाम्पल हैं और आपको किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ N2O5, ये नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। अगर हम इसको गर्म करें तो 4 मोल्स ऑफ NO2 मिलता है प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है। इस अभिक्रिया के लिए भी ये पाया गया कि जो अभिक्रिया की जो दर है, या कहें तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है प्रयोगों द्वारा पाया गया ये, ठीक है, R समानुपाती होता है N2O5 की पावर 1, ठीक है, N2O5 की पावर 1। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अथवा R बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू N2O5 की पावर 1। ये भी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही उदाहरण है। नीचे दिख रहा है सभी बच्चों को, ये भी हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। तो आपने 2 उदाहरण देखे। पहला उदाहरण है अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करना, ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और N2O5 को गर्म करना ये भी हमारे
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा उदाहरण देखो। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें देखो जो हमारा H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके अपघटन से हमको मिलता है H2O प्लस O2। इसके लिए भी पाया गया प्रयोगों द्वारा कि जो अभिक्रिया की जो दर है, या कहें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है H2O2 की पावर 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं R बराबर K इंटू H2O2 की पावर 1। तो ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये भी हमारा प्रथम कोटि का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से एक चौथा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ये बेटा आप उदाहरण पढ़ चुके हो, इस उदाहरण को आपको याद होगा कि हम सभी लोग उदाहरण में पढ़ चुके हैं आभासी एक अणु का अभिक्रिया। ये आभासी एक अणु जो अभिक्रिया है ये उसी अभिक्रिया का ही पार्ट है। आभासी एक अणु का अभिक्रिया में देखो आभासी एक अणु का अभिक्रिया में CH3 COO C2H5, नाम याद होगा इसका, इसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट। अगर हम इसका जल अपघटन कर दें अम्ल की उपस्थिति में तो हमको मिलता है CH3 COOH CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए भी प्रयोगों द्वारा पाया गया कि जो अभिक्रिया की दर है, दैट इज जो R है, इट इज प्रोपोर्शनल टू CH3 COO C2H5 की पावर 1। इसका मतलब ये भी जो हमारी रिएक्शन है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। याद कर लेना बेटा, ये विकल्प में आता है। आपके विकल्प में 4 अभिक्रियाएं दी होंगी और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है या इनमें से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में वैसे तो हज़ारों लाखों रिएक्शन है, कहाँ तक याद करोगे। चूँकि प्रयोगों द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं, इसलिए किसी भी समीकरण को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है। हाँ, मगर कुछ फेमस रिएक्शन हैं जो NCERT में बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करी गई हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। ये आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये रटा हुआ होना चाहिए। तो जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं, दीज आर द वेरी कॉमन एंड फेमस एग्जाम्पल, ये आपको याद होना चाहिए। एक उदाहरण और देख लो, एग्जाम्पल नंबर हम 5 बना देते हैं। देखो आभासी एक अणु में एक उदाहरण और लिखा था, याद होगा, C12H22O11, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज की रिएक्शन हम या सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है C6H12O6 प्लस एक और मिलता है C6H12O6। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और ये जो साथ में मिलता है इसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। इस रिएक्शन के लिए भी देखा गया कि जो R है ये समानुपाती होता है C12H22O11 की पावर 1, या फिर कहें तो R बराबर होता है K इंटू C12H22O11 की पावर 1। मतलब ये भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है। तो आप बताओ सभी बच्चे, ये 5 उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। ये बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। तो आप लिखोगे वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको कोई उदाहरण नहीं पता है तो ये लिख दो, बट इस उदाहरण को तब लिखना जब आपको आता ही ना हो, वरना कोशिश करना कि आपके पास ये 5 उदाहरण हैं, इनमें से कोई भी एक उदाहरण आप लिख दोगे, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बेहतर होगा कि अगर ये 5 उदाहरण आपको याद हैं, मतलब देख करके पहचान लो कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो ये मच बेटर है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, अभिक्रियाएं विकल्प में दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सी इनमें से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इनमें से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो वहाँ पर गलती होने की संभावना कम होती है। ये 5 रिएक्शन बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ करी गई हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी में, तो आप अच्छे तरीके से ध्यान से इन 5 रिएक्शन को याद कर लोगे। और जिस तरह से आप सभी बच्चों ने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरा बाकायदा लिख करके ग्राफ बना करके 3-4 पेज में समअप करके बच्चों ने भेजा था, उसी तरह से इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की भी आप प्रैक्टिस करिएगा। आप करोगे प्रैक्टिस, आपके लिए है, नहीं करोगे तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर कोई बच्चा मेरे सामने बैठा होता तो शायद कुछ बातों को वो सुनकर, देखकर, डर कर अच्छे से पढ़ाई करता, बट ये तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी बच्चे एक साथ केवल सुन रहे हो, और अगर आप बातों पे अमल नहीं करोगे तो पढ़ाई बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद जो हमारा लेसन स्टार्ट होगा वो तो बहुत ही बेहतरीन, हम कहें तो थोड़ा कठिन टॉपिक है, और अगर आप इस तरह की लापरवाही करोगे, बात नहीं मानोगे, तो अगला टॉपिक पढ़ पाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जो कह रहा हूँ उसको बात माने। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का ठीक वैसा ही प्रैक्टिस करना जैसा कि आपने ज़ीरो ऑर्डर का प्रैक्टिस किया था। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मैं अभी पढ़ के बाद में बता दूंगा, ठीक है? नोट्स से पढ़ के अभी बाद में बता दूंगा, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा 2 चीज़ें कंप्लीट हो गया, परिभाषा हो गया और उसके उदाहरण हो गए। परिभाषा को उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से हम लोगों को करना पड़ेगा। कर लोगे? अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसी में ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, सेम टू सेम जैसा ज़ीरो ऑर्डर का था सब वही है। सभी बच्चे ध्यान रखें, कल आप कोशिश करिएगा कि 10 बजे आए। अगर मान लो 10 बजे कोई बच्चे नहीं आ पाते हैं तो फिर वो सभी बच्चे 1 बजे आए, ठीक है? 2 टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 10 बजे या फिर 1 बजे, ठीक है? अगर आप एक साथ कुछ समझना चाहते हैं तब के लिए बात कर रहा हूँ, और अदरवाइज़ आप किसी भी समय आ सकते हैं 3:30 से पहले, ठीक है? देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं? वही पुराना सा फॉर्मेट है। माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? A इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।
चूंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसलिए हम लिखेंगे R समानुपाती A की पावर 1, या फिर R बराबर K इंटू A की पावर 1, या फिर हम इसको लिखेंगे K बराबर R बटा A। K का मात्रक आपको निकालना है। K जो है वो एक स्थिरांक है जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं। जो K का मात्रक होगा वो कितना होगा, R का मात्रक बटे ब्रैकेट A का मात्रक। आप बताओ, ये जो R है ये तो वेग है, और वेग का मात्रक आपने सीखा हुआ है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ब्रैकेट A का मात्रक है मोल प्रति लीटर, कट जाएगा, एंड फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेकंड इनवर्स। ये याद कर डालिएगा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। सेकंड ज़रूरी नहीं है, मिनट इनवर्स हो सकता है, घंटे में इनवर्स लगा सकते हो, मतलब समय की पावर -1, टाइम की पावर -1, ये हमारा मात्रक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये मात्रक क्लियर होना चाहिए। सिंपल है, पूछा जाता है विकल्प में। ठीक है, देखो मात्रकों को मैं क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ या बार बार मात्रक क्यों निकलवा रहा हूँ, जैसे आपसे कोई पूछा जाएगा कोई अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का मान 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ उसकी कोटि कितनी होगी। तो वेग स्थिरांक के मान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसका मान 2 हो, 5 हो, 15 हो, 1.3 हो, 2.4 हो, कुछ भी हो, हमें उसके मान से कोई मतलब नहीं है। हम उसका केवल मात्रक देखेंगे और मात्रक से हम अभिक्रिया की कोटि तक पहुंच जाएंगे। जैसे यदि मात्रक हो सेकंड इनवर्स तो इसका मतलब वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप मात्रकों के वाले क्वेश्चन को कर लेना। सभी बच्चे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और प्लीज़ बच्चों मैं आपसे कह चुका हूँ, अब आप किताब का कोई भी क्वेश्चन लगाओ, होने लगेगा। अगर नहीं हो रहा है तो एक दिन और वेट कर लो, कल मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो कल के बाद आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आ गई होगी। ये हमारा टॉपिक हो गया वेग स्थिरांक का मात्रक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, जैसा आपने शून्य कोटि के लिए निकाला था कुछ वैसा ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझें, सभी बच्चे ध्यान से समझें और स्क्रीनशॉट ले लें, और इसकी कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस करें, तब उसके बाद एक पेज पर लिखें और नोट्स मुझे ग्रुप पर भेजें। बेटा उससे मतलब नोट्स भेजने से पहले 2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये गलती कर देते हो आप समाकलित वेग समीकरण में। ठीक है, देखो मैं ध्यान से करना, मैथ्स वाले बच्चे तो जल्दी सीख जाएंगे, बायो वाले बच्चे ध्यान से समझें। लिखोगे माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमने कोई अभिक्रिया मान ली, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, A = B। ठीक है, या A = प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब लिखेंगे इसमें प्रारंभिक सांद्रता, हमने मान ली A है, इसकी 0 है, T समय पश्चात सांद्रता, T समय पश्चात सांद्रता A - X
और यहाँ कितनी हो गई x। ये तो सिंपल चीज़ है। हमने मान लिया हमारे पास a की प्रारंभिक मात्रा स्मॉल a थी, समय निकला a b में बदल गया थोड़ा बहुत, तो इसकी मात्रा थोड़ी घट गई, कितनी हो गई a माइनस एक्स। तो t समय पश्चात कितना हो गया a माइनस एक्स, और b कितना हो गया x। b से मतलब नहीं है, ये हो गया। तो आप लिखोगे चूंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए अभिक्रिया का वेग, जिसको हम लिखते हैं dx बटे dt, यह समानुपाती हो जाएगा अभिकारक की वर्तमान सांद्रता की पावर 1। ये अभिक्रिया का वेग और ये सांद्रता की पावर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर बना लेते हैं 1। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो dx बटे dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स की पावर 1, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, dx बटे a माइनस एक्स बराबर k dt, समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। समीकरण 3 का समाकलन करते हैं। समीकरण 3 का समाकलन करने पर, ठीक है बेटा, कुछ बच्चे जो मैथ्स के हैं वो निश्चित समाकलन यहाँ कर सकते हैं लिमिट लगाकर, मगर मैं निश्चित समाकलन ना करके ऑर्डिनरी समाकलन कर रहा हूँ। dx बटे a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के टी, सॉरी के को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। समीकरण नंबर हमने 4 बना दिया। अब देखो, जो बायो वाले बच्चे हैं वो इसका सीधा समाकलन याद कर लेना, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करना आप सभी को आता होगा ये, ठीक है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको सॉल्व करना जानते हैं। a माइनस एक्स बराबर t मान लोगे या p मान लोगे, जो भी मानना हो, पढ़ा है ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो हम यहाँ प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है, बायो वाले हैं, वो सीधा इसका समाकलन याद कर लेंगे। इसका सीधा समाकलन आएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ये इसका समाकलन है। ये ln मतलब है लॉग नेचुरल, इसको बोलते हैं लॉग नेचुरल। लॉग नेचुरल आपको सिखाया जा चुका है, मैंने आपको आर्हेनियस सिखाया था, उस समय लॉग के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा। जिसको नहीं पता हो वो देख लेना। लॉग बेस ई, इसको हम कहते हैं ln, और सिंपल लॉग 10 बेस, ये सवालों में ये चलता है। लॉग ई को लॉग 10 में बदलने के लिए, जैसे ln है तो इसको बदलने के लिए 2.303 लॉग 10 होता है। मतलब लॉग नेचुरल को अगर लॉग 10 में बदलना है तो 2.303 से गुणा करते हैं। ये आपको चीज़ें आती होंगी, लॉग से रिलेटेड पार्ट है, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर समझ लो कि लॉग बेस ई को लॉग नेचुरल पढ़ते हैं। लॉग बेस 10 ये सवालों में इस्तेमाल होता है। लॉग नेचुरल को हम लॉग 10 में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? 2.303 से गुणा करके। चलो, तो इसका समाकलन किया, क्या आ गया? ln a, और बाकी इसका समाकलन करोगे तो dt का समाकलन कल सिखाया था, t होता है, और एक समाकलन स्थिरांक आएगा जिसको हम मान लेते हैं समीकरण 5। तो यहाँ लिखोगे जहाँ c बराबर क्या है? समाकलन स्थिरांक है। जहाँ t बराबर क्या है? समाकलन स्थिरांक है। अब जैसा हमने जीरो ऑर्डर में किया था, हमने क्या किया था? जीरो ऑर्डर में क्या किया था कि हम c का मान निकालेंगे और फिर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति से
प्रारंभिक स्थिति क्या है? प्रारंभिक स्थिति है जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। देखो, जब समय शुरू ही नहीं हुआ था, जब t बराबर 0 था तो x तो यहाँ कुछ था नहीं, a माइनस 0 था। तो जब t बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये समीकरण 5 में रखने पर लिखोगे उपरोक्त मान समीकरण 5 में रखने पर रख दो मान, क्या हो जाएगा? ln a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। इसको 0 से गुणा होगा तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ln a बराबर c। तो c का मान कितना आया? माइनस ln a, समीकरण 7। तो लिखोगे समीकरण 7 से c का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर रखो मान, क्या हो जाएगा? माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस ln a, ये रख दिया मान हमने। समीकरण नंबर इसको 8 बना दो, इसको पक्षांतर करो तो आप बताओ के टी बराबर क्या हो जाएगा? के टी बराबर हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये log a माइनस log b, इसको हम क्या लिख सकते हैं? के टी बराबर ln a बटे a माइनस एक्स। ये हमारा समीकरण हो गया 9 और ये समीकरण हो गया 10। तो ये हमारा 10, जो समीकरण नंबर 10 है, ये हमारा आंसर है। ये जो समाकलित वेग समीकरण है वो समीकरण नंबर 10 है, मगर हम इसका उपयोग करेंगे नहीं। हम जब सवाल सॉल्व करते हैं तो log को 10 बेस में यूज़ करते हैं, इसलिए अब हम इस log नेचुरल को log 10 में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे उसको यहाँ देखो, आपको बताया था log नेचुरल को log 10 में बदलेंगे। तो हम समीकरण 10 को कैसे लिख सकते हैं? के टी बराबर 2.303 log a बटे a माइनस एक्स, ये हमारा सूत्र तैयार हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 11 बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 11 है। समीकरण 11 क्या है? के टी बराबर, जिसको दिखाई नहीं दे रहा हो, के टी बराबर 2.303 log a बटे a माइनस एक्स, ये हो गया। हम लिखेंगे समीकरण 11 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है? समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण है। सवालों में हम इसी का यूज करेंगे। के टी बराबर 2.303 log a बटे a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, इस समीकरण नंबर 11 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका है, अगर हम k बराबर लिखें तो k बराबर t से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी log a बटे a माइनस एक्स। आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, केवल लिखने का अंतर है। अगर आप t के रूप में लिखना है तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन k log a बटे a माइनस एक्स। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। सवालों में ये भी लगता है सूत्र, ये भी लगता है सूत्र, एक ही चीज़ है। त्रिक गुणा को आपने अलग अलग करके भाग दे दिया। इस तरह से आपका समीकरण नंबर ये मान लेते हैं 12 हो गया, और ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 13 हो गया। ये भी समाकलित
वेग समीकरण है, 12 हो या 13 हो, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ का आपको मतलब पता होगा। हम आपसे बोलेंगे ए क्या है, तो आप कहोगे ए है प्रारंभिक सांद्रता। हम आपसे बोलेंगे ये एक्स क्या है, एक्स बोलोगे विघटित मात्रा। क्या हो बोलोगे इसे, विघटित मात्रा। विघटित मात्रा का मतलब है कितना मात्रा उत्पाद में बदल गया, कितना मात्रा उत्पाद में बदल गया, उसको बोलते हैं विघटित मात्रा। और ये जो a माइनस एक्स है ये क्या है, इसको बोलते हैं शेष मात्रा, इसको बोलते हैं शेष मात्रा। और ये जो t है ये क्या है, समय। कितने समय में बदल गया, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। तो t समय है, a प्रारंभिक मात्रा है, x विघटित मात्रा है और a माइनस एक्स क्या है, शेष मात्रा है। और इस तरह से समीकरण नंबर 11, 12 और 13 ये समाकलित वेग समीकरण है। समीकरण नंबर 10 भी समाकलित वेग समीकरण है, मगर ये लॉग नेचुरल के रूप में है। सवाल में हम लॉग नेचुरल से ज़्यादा लॉग 10 बेस यूज़ करते हैं, तो हमने 10 में बदल दिया। लॉग नेचुरल को लॉग 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, 2 बार लिखने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद एक पेज पर पूरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को सिस्टमेटिक तरीके से लिखें। पहले परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर उसके वेग स्थिरांक का मात्रक, और उसके बाद समाकलित वेग समीकरण, और फिर जाकर के ग्राफ को बनाएं। इसके बाद मैं आपको ग्राफ सिखा रहा हूं, और ग्राफ बनाने के बाद आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। और इसके सवाल हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे पहले जल्दी से बता दें क्या आपको ये समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लें। समझ में आ गया है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। मैथ्स वाले बच्चों को तो देखो आ गया होगा, बायो वाले बच्चों को इस वाले सूत्र का मान याद कर लेना है कि इसका समाकलन करने पर ln a माइनस एक्स आता है, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल लकी टॉपिक है, इसमें उन्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। मैथ्स आपने इसी समय के लिए पढ़ी हुई थी, ये पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसमें सवाल में भी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स लगेगी। तो जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उनको और भी दिक्कत नहीं, उन्हें समझ नहीं है कुछ भी, उन्हें सीधे उठा कर सूत्र याद कर लेना है, काम खत्म, ठीक है। हो गया होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ पर बात कर लेता हूँ। अभी ग्राफ को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और करा दूं अर्धायु काल के लिए, ठीक है। अभी अर्धायु काल वाला पार्ट मैंने 0 ऑर्डर में किया था, अब यहाँ पर हम अर्धायु काल वाला पार्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, ठीक है। मतलब अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक एवं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल को हम लिखते हैं T1/2 के मध्य संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये अलग से पूछा जाता है, विकल्प में पूछा जाता है, छोटे छोटे सवाल इस पर सॉल्व किए जाते हैं। वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो देखो आप क्या लिखोगे, वह समय जिसमें कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, 50% पूर्ण
हो जाती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। मतलब जब t बराबर कितना होगा, t हाफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2। देखो ये a है प्रारंभिक मात्रा, ये तो a ही है, x है विघटित मात्रा। तो आप बताओ, आपको क्या बताया, जितने समय में 50% विघटित हो जाए तो a का 50% कितना होगा, a/2। a/2 a का 50% होगा। तो हम मान रख देते हैं x बराबर a/2। तो लिखोगे अतः समीकरण 13 से, मतलब मान रख दो, ये मान समीकरण नंबर 13 में रखो। तो t की जगह कितना हो जाएगा, t हाफ 2.303 अपॉन k log a माइनस a/2। a में से a/2 घटा तो घटेगा, तो a/2 आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k, यहाँ हो जाएगा log a/2, ऐसा हो जाएगा। a से a कट जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k log 2। अब आप बताओ, log 2 का मान आपको पता है, तो t हाफ बराबर 2.303 log 2 का मान होता है 0.3010 अपॉन k। बेहतर होगा आप इस तरह से टुकड़ों में याद रखो, बेहतर होगा, मगर विकल्प में ऐसा टुकड़ा नहीं मिलेगा। विकल्प में लिखा होगा, इनको गुणा करोगे तो 0.693 अपॉन k आएगा। आपको विकल्प में ये दिया होगा। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका अर्धायु काल का सूत्र होता है 0.693/k, मगर जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो 0.693 तो लिखेंगे, मगर उसको तुरंत तोड़ देंगे इसमें, क्योंकि हमारे सवालों को सॉल्व करने में इन अंकों का बार बार इस्तेमाल होगा, तो ये कट जाएंगे। इसलिए 0.693 को हम तोड़कर लिखेंगे जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने अर्धायु काल के लिए सूत्र निकाला। तो आप बताओ, ये जो अर्धायु काल है, ये भी नियतांक है, ये तो नियतांक है, तो ये पूरी राशि क्या होगी, नियतांक। तो अगर हम कहें ये a पर निर्भर कर रहा है तो कहोगे नहीं कर रहा है। तो जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो समीकरण है, मान लो ये समीकरण नंबर हो गया 14, ठीक है, ये समीकरण हो गया 14 और ये हो गया 15, ठीक है। तो समीकरण 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 16 बताता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 16 बताता है, समीकरण 16 बताता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वह प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक मात्रा चाहे जितनी हो, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो,
देखो रेडियो एक्टिवता, ये सभी लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कोई भी पदार्थ है उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो इस घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। तो जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है वो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो भी प्रथम कोटि की ही अभिक्रिया है। उस अभिक्रिया में थोड़ी देर के लिए मानो हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। मान लो इसका अर्धायु काल 1 महीना है, तो अगर हमारे पास 1 किलो यूरेनियम है तो वो 1 महीने में आधा किलो बचेगा। अगर हमारे पास आधा किलो यूरेनियम है तो वो अगले 30 दिनों में पाव भर बचेगा, 250 ग्राम बचेगा। तो कहने का मतलब है मात्रा 1 किलो हो, 2 किलो हो, 50 किलो हो, उससे मतलब नहीं है। अर्धायु काल 30 दिन है तो 30 दिन में वो आधा हो जाएगा। 1 किलो होगा तो भी आधा हो जाएगा, 100 किलो होगा तो भी आधा हो जाएगा। तो ये जो अर्धायु काल है ये प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ध्यान रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, ये पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो ये समीकरण नंबर 15 याद रखना है कि अर्धायु काल बराबर 0.693/k होता है। कहाँ से आया आपको पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये सभी बच्चे कर लें। कर लोगे? अब देखो हटा रहा हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ और थोड़ा सा आगे एक चीज़ और सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो आप पढ़ चुके हो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो आपने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा है, जीरो ऑर्डर के लिए, शून्य कोटि के लिए क्या पढ़ा है, टी हाफ बराबर A0 या A/2 के। A0 था ना, ऐसे था, याद करो A0, ये A0 प्रारंभिक मात्रा थी, इसको हम A0 ना लिख करके केवल A लिख दे रहे हैं। ये A प्रारंभिक मात्रा है, ठीक है। ये A क्या है, प्रारंभिक मात्रा बटे 2K। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र, सॉरी जीरो ऑर्डर का सूत्र पढ़ा था। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ समानुपाती A⁴ ये था शून्य कोटि का सूत्र, ये था शून्य कोटि का सूत्र। उसके बाद हमने पढ़ा, अभी भी पढ़ा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है टी हाफ बराबर 0.693/k। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। इसी के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ समानुपाती A⁴0, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखो जीरो ऑर्डर में प्रारंभिक सांद्रता की पावर थी 1, 0 से प्रथम हुआ, मतलब 1 में वृद्धि हुई, 0 से 1 हुआ, मगर पावर 1 कम हो गई। तो अगर हम आपसे पूछें कि चलो बताओ द्वितीय कोटि के लिए सूत्र क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे शून्य में पावर में 1 था, प्रथम में 1 घट गया, द्वितीय में 1 और घट जाएगा, तो द्वितीय के लिए क्या होगा, टी हाफ समानुपाती A⁴ -1 आ जाएगा। हम आपसे पूछे चलो बताओ तृतीय कोटि के लिए सूत्र क्या होगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 और घट जाएगा, तो 1 और घटाएंगे, तो आप बताओ सूत्र क्या बन जाएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र बनेगा टी हाफ समानुपाती
ए की पावर -2, अच्छी बात है। अगर हम बोलें nth, मतलब कोई अभिक्रिया की कोटि n है, nth कोटि की अभिक्रिया के लिए, nth कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे टी हाफ समानुपाती ए की पावर 1 - n। ये होता है सूत्र जो सवालों में इस्तेमाल होगा। ये है वो सूत्र, किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल दिया होगा, प्रारंभिक मात्रा दी होगी और आपसे पूछेगा कोटि बताओ। देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कोई अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्धायु काल 4 गुना हो जाता है। प्रारंभिक सांद्रता दुगनी नहीं कर रहे हैं, सॉरी, प्रारंभिक सांद्रता दुगनी करने पर अर्धायु काल 4 गुना हो रहा है। ठीक है, अभी आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे, मगर वो थे कोटि वाले। कोटि में क्या था? कोटि वाले थे, मगर उसमें अभिक्रिया की वेग थी। क्या बोल रहे थे? अभिकारक की सांद्रता दुगनी करने पर उसका वेग 4 गुना हो रहा था। यहाँ वेग नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं अभिकारक की सांद्रता दुगनी करने पर उसका अर्धायु काल 4 गुना हो जाता है, उसका अर्धायु काल आधा हो जाता है, अर्धायु काल 8 गुना हो जाता है। तो सांद्रता बदलने से अर्धायु काल बदलता है और उसके बदलने की घटना से हम अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। देखो ये सूत्र एजम्पशन से आया, मानने से आया। देखो जीरो ऑर्डर का सूत्र निकाला, फर्स्ट ऑर्डर का सूत्र निकाला, बस जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बाद एक सीरीज बनाते चले गए। जीरो के लिए बना लिया, फर्स्ट के लिए बना लिया, सेकंड के लिए बन गया, थर्ड के लिए बन गया, और इन सभी को सम्मिलित किया तो अभिक्रिया की कोटि अगर n होगी तो अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य संबंध क्या होता है? तो टी हाफ समानुपाती क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 - n। ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। तो सभी बच्चे इतनी चीज़ें अपने नोट्स में पहले देख लें, ठीक है। ग्राफ हम लोग उसके बाद देखते हैं अगर समय होगा तो, वरना ग्राफ मैं कल बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ग्राफ से पहले इतनी सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में देख लें और सभी बच्चे इतने की प्रैक्टिस करें। प्लीज़ सभी बच्चे प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस नहीं आएंगी चीज़ें, भूल भाल जाओगे आप सब, ठीक है। तो आ जाओ सभी बच्चे पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 को निकाल लो। मैं फटाफट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से मिलाते चलिए। टॉपिक का नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण नंबर 1 है, माना अभिक्रिया A = प्रोडक्ट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः R समानुपाती 1 की पावर 1, या फिर R बराबर क्या हो जाएगा? K × A की पावर 1। इसके कुछ मेन एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है अमोनियम नाइट्राइड, जिसको बोलते हैं NH4NO2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सूत्र याद है, NH4NO2 गर्म करने पर बनता है N2 + 2H2O। अभिक्रिया का वेग R समानुपाती क्या हो जाएगा? NH4NO2 की पावर 1। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R बराबर K × NH4NO2 हो जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसको हम N2O5 कहते हैं, का विघटन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सूत्र देखो, 2 मोल्स ऑफ N2O5 गर्म करने पर मिल रहा है 4NO2 + O2। ये अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः R समानुपाती N2O5 की पावर 1 या R बराबर K × N2O5 की पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद आप पेज पलटेंगे, पेज नंबर 16 पर जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका समीकरण लिखा है 2 मोल्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2O + O2। इसमें अभिक्रिया का वेग R समानुपाती H2O2 की पावर 1 हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R बराबर K × H2O2 की पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका समीकरण भी मैंने बोर्ड पर लिख के समझाया था, CH3COO C2H5 + H2O। अम्ल कोई भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ H2SO4 लिया हुआ है, बराबर CH3COOH + C2H5OH बना है। इस अभिक्रिया का वेग R समानुपाती क्या हो जाएगा? CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 0। H2O पर निर्भर नहीं करता है, तब ये आभासी एक अणुक अभिक्रिया के अंतर्गत जाती है। फिलहाल ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो R बराबर K × CH3COO C2H5 की पावर कितना हो जाएगा? 1। एक लास्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सुक्रोज, जिसको हम चीनी कहते हैं या जिसको हम गन्ने की शक्कर कहते हैं,
का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। समीकरण लिखा है C12H22O11 H2O से रिएक्शन हो रही है, अम्ल मीन्स H2SO4 की उपस्थिति में, और हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है C6H12O6। इसका नाम लिख देना ग्लूकोज, और दूसरे वाले C6H12O6 का नाम लिख देना फ्रक्टोज। इसमें अभिक्रिया का वेग जो R है वो C12H22O11 की पावर 1 है, और H2O पर ये निर्भर करता नहीं है, इसलिए ये भी आभासी एक अणु अभिक्रिया का उदाहरण है। एंड फाइनली इसमें दिखता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, R बराबर K इंटू C12H22O11 की पावर 1। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। कैसे निकालते हैं ये आपको सिखा दिया है। उसके बाद अगला टॉपिक देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसमें देखो क्या लिखा है, माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया A इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है A मोल प्रति लीटर, और उत्पाद कितना है 0। T समय पश्चात सांद्रता कितनी है A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, और उत्पाद कितना है 0। चूंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए अभिक्रिया का वेग dx बटे dt समानुपाती क्या हो जाएगा, A माइनस एक्स की पावर 1। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो dx बटे dt बराबर k इंटू A माइनस एक्स आएगा। इसको हम अरेंज करेंगे तो dx बटे A माइनस एक्स बराबर k इंटू dt हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का हम समाकलन करेंगे दोनों तरफ। समाकलन करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस लॉग ई बेस है, लॉग A माइनस एक्स बेस ई है। मैंने बोर्ड पर ln लिखा था, ln, तो आप ln लिख सकते हो। तो माइनस लॉग A माइनस एक्स बेस ई बराबर KT प्लस C, जिसको हमने समीकरण नंबर 4 बोल दिया, जहाँ C क्या है, समाकलन वेग स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है। और C का मान ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 तो x बराबर 0 हमने लगा दिया, समीकरण 4 में मान रख दिया, तो log A माइनस 0 बेस E बराबर k इंटू 0 प्लस C। देन फाइनली सॉल्व करने पर C बराबर क्या आया, माइनस लॉग A बेस E, जिसको मैंने बोर्ड पर ln A लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 5 मान लिया, समीकरण 5 से C का मान समीकरण 4 में रख दिया। रखने पर फाइनल रिजल्ट क्या आया, log A माइनस एक्स बेस E बराबर KT माइनस log A बेस E। इसको हमने अरेंज किया तो KT बराबर क्या आया, log A बेस E बराबर log A माइनस एक्स बेस E। log A माइनस B का सूत्र लगाया तो फाइनली सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, KT बराबर log A बटे A माइनस एक्स बेस E। log E बेस को हमने log 10 बेस में बदला तो KT बराबर 2.303 log A बटे A माइनस एक्स बेस 10 आ जाएगा। अगर k के रूप में लिखेंगे तो t से भाग दे देंगे तो समीकरण 8 आ जाएगा, और t के रूप में लिखेंगे तो k से भाग दे देंगे तो समीकरण नंबर 9 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण 8 और 9 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। पेज नंबर 17 पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, t क्या है समय, k क्या है वेग स्थिरांक, x क्या है t समय बाद विघटित मात्रा या अपघटित मात्रा, और A माइनस एक्स क्या है, t समय पश्चात शेष मात्रा को दर्शाता है। उसके बाद देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल तथा वेग स्थिरांक में संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखी है परिभाषा, वह समय अंतराल जिसमें कोई अभिक्रिया अथवा पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है, उस पदार्थ अथवा अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। इसे t हाफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण से हम क्या जानते हैं, t बराबर 2.303 अपॉन k log A बटे A माइनस एक्स बेस 10, जहाँ A क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, t क्या है समय, A माइनस एक्स क्या है t समय पश्चात शेष बची मात्रा है। अब इसमें मान रखा है जब t बराबर t हाफ होगा तो A माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस A बाई 2, घटने के बाद A बाई 2 आएगा, और उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो t हाफ बराबर 2.303 बटे k log A बटे A माइनस A बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k log 2 बेस 10 हो जाएगा। log 2 का मान होता है 0.3010, इसको गुणा करोगे तो फाइनली t हाफ बराबर हो जाएगा 0.6932। मैंने दशमलव के 3 अंक लिखे थे, आप 3 ही अंक लिखिएगा, ये 2 आपकी किताब में लिखा नहीं है, इसलिए 3 ही अंक लिखिएगा, 0.693 अपॉन k। इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला, t हाफ समानुपाती a की पावर 0। पेज नंबर 17 में साइड से देखो, समीकरण 2 अर्धायु काल तथा वेग स्थिरांक में संबंध को दर्शाता है। समीकरण 3 से यह ज्ञात होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a पर निर्भर नहीं करता है।
अब देखो एक नोट लिखा है कि शून्य कोटि के लिए आपने क्या सीखा था कि टी हाफ समानुपाती ए की पावर 1। ये देखो टी हाफ समानुपाती ए की पावर 1। प्रथम कोटि के लिए क्या सीखा, टी हाफ समानुपाती ए की पावर 0। इसी तरह से द्वितीय कोटि के लिए टी हाफ समानुपाती ए की पावर -1, तृतीय कोटि के लिए टी हाफ समानुपाती ए की पावर -2 प्राप्त होगा। और उपरोक्त समीकरणों की सहायता से जिस अभिक्रिया की कोटि का मान n हो उसके लिए अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में निम्नलिखित संबंध होता है, और ये संबंध लिखकर याद कर लोगे, टी हाफ समानुपाती ए की पावर 1 - n। और ये वो समीकरण है जिस पर बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे सॉल्व होंगे, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ भी बनवाना है, तो 2 मिनट और रुक जाओ, ग्राफ और बना लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या कल बनवा देंगे, चलो रहने दो, टॉपिक लंबा हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। हम लोग इसके जो ग्राफ है वो कल बनवा देंगे। और इतनी चीज़ आप रिवाइज करिए प्लीज़, 2 बार प्रैक्टिस करिए, पेज पर लिखिए और ग्रुप पर भेजिए, लिखिए, लिखने से चीज़ें आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे और ग्रुप पर भेजेंगे। आज थोड़ी सी अगर वॉइस में प्रॉब्लम रही हो आई एम रियली वेरी सॉरी, आज थोड़ी सी थकावट थी, तबीयत ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा लाउडनेस के साथ मैं बोल नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल जो भी बच्चे चाहते हैं मिलना तो वो सुबह 10 बजे एक साथ आएंगे, या फिर वो दोपहर में 1 बजे आएंगे, तो मैं उनको एक साथ गाइड कर दूंगा, एक साथ बता दूंगा, बाकी चॉइस आपकी है। बाकी 3:30 बजे से पहले आप कभी भी आओगे, मुलाकात हो जाएगी, बट शायद मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए टाइम का सभी बच्चे ध्यान रखें और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करने के बाद इसको ग्रुप पर ज़रूर डालें। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। केवल ग्राफ बचा हुआ है, उस ग्राफ को मैं कल बता दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।